नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जनगणना के बारे में और इसमें हो रही देरी के बारे में, और ये देरी क्या असर डालेगी उसके बारे में। तो आपको पता ही है कि भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, अगली 2021 में हो जानी चाहिए थी। आज हम 2023 में हैं और 2023 में भी हमारे पास 2021 के आंकड़े नहीं है। तो इसकी क्या वजह है वो भी जानेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि भाई इसका असर क्या हो रहा है। कि हमको लगता है कि भाई लोगों को गिनना ही तो है, अगर गिनेंगे तो 2 साल बाद गिन लें, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इन सारी चीजों की समीक्षा करेंगे और ये क्यों एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर? तो आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, जिसको मानव भूगोल कहा जाता है, वहां से आपसे इससे जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो दोनों जगह ध्यान रखेंगे। शुरू करेंगे हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमको बात करनी है, जनगणना से जुड़ी हुई। तो जनगणना जिसको सेंसस कहा जाता है, तो इसके बारे में भी बहुत सारी बातें आज हम समझेंगे कि भाई ये जनगणना जो सेंसस है, हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो 2021 में हो जाने वाली जनगणना के बारे में। आज हमारा 2023 में है और 2023 में भी ये जनगणना नहीं हुई है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना जो है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है और इस 16वीं जनगणना की ही बात हो रही है और 16वीं जनगणना जो है लगातार देरी होती जा रही है। अब इस देरी का असर आम जनता पर क्या पड़ेगा, क्या इससे और भी अलग अलग असर हो सकते हैं, उन सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कब से जनगणना चालू हुई, क्या क्या किस विभाग के द्वारा इसको करवाया जाता है। अभी हमारे जो जनगणना करवाते हैं, इस डिपार्टमेंट के हेड कौन है, रजिस्ट्रार जनरल या आपका सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कोई भी तरह की आपको डाउट्स आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ ये मेल ID है, यहाँ पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा UPSC का फाउंडेशन बैच नंबर 6 आपके लिए आने वाला है 7 जून से। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है मनीष लाइव। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स 18,999 के मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा। तो जल्दी से ऐप पर या फिर आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए है। दो स्टूडेंट जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। हमारे टॉपिक पे आए तो आपको पता चलेगा कि भाई जनगणना जो है आज तो हो रही है, इसका साक्ष्य हमें इतिहास में भी देखने मिलता है। इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कहां देखने मिल रहा है, तो हमारे प्राचीन इतिहास में आप ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद की संहिताओं में भी किस चीज की बात की गई थी, लोगों को काउंट करने की, मतलब जनगणना करने की बात वहां पे भी देखने मिलती है। बाद में चलकर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें भी साक्ष्य मिले और फिर आईने अकबरी, मतलब मध्यकालीन इतिहास में अकबर के समय इन्हीं के दरबार में थे अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी आईने अकबरी, जो एक तरह से जीवन की कथा कही जाती है। अकबर के बारे में हम बोल सकते हैं उसकी बायोग्राफी है, उसको लिखा था अबुल फजल। उसमें भी किसके बारे में चर्चा है, जनगणना के बारे में चर्चा है। ये जो पूरा का पूरा हम सेंसस या जनगणना पढ़ते हैं, इसको एक शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है जिसको डेमोग्राफी कहा जाता है, जनसांख्यिकी कहा जाता है। और अगर हम डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी की बात करें, इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन, तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। तो कार्ल मार्क्स का नाम याद रखेंगे कि भाई कार्ल मार्क्स को हम किस तरीके से जानते हैं, तो फादर ऑफ डेमोग्राफी है ये। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित हुआ कि डेमोग्राफी कराई जाए, जनगणना कराई जाए और इससे बहुत सारे डेटा इकट्ठा किए जाते हैं। अब ये डेटा का काम क्या होता है, इस चीज पर भी समीक्षा करेंगे। एक पहले एक जो आम भाषा में आपसे कोई पूछ ले कि भाई जनगणना क्या होती है, उसको भी समझेंगे और साथ साथ कुछ परिभाषाएं होती हैं, बुकिश लैंग्वेज में होती है, तो मैं आपको दोनों पे ही नजर डालूंगा। तो पहले थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। बुकिश लैंग्वेज में क्या होता है उस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद में वापस इस पे आता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जनगणना है क्या, तो जनगणना बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से किताबों के अनुसार ये आपको मिलेगा कि जनगणना में जनसंख्या और उसकी विशेषताओं के बारे में सांख्यिकी डेटा एकत्रित करना, संकलित करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और उसको प्रकाशित करना और प्रसारित करने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा जनसंख्या विशेषताओं में जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक डेटा शामिल है और एक विशेष तिथि संदर्भ अवधि के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जनगणना आर्थिक गतिविधियों, साक्षरता, शिक्षा, आवास, घरेलू सुविधाओं, शहरीकरण, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, प्रवासन, ये सारी चीजों को लेकर करती है। ये तो बुकिश लैंग्वेज हुई, हम इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि भाई आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई सेंसस या जनगणना है क्या,
तो आप उसको बताएंगे कि भाई सेंसस या जनगणना एक ऐसा डाटा होता है जो कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड से। आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता था। उस रिपोर्ट कार्ड से आपकी बहुत सारी चीजें की समीक्षा कर ली जाती थी कि आपका ये सब्जेक्ट मजबूत है, ये सब्जेक्ट कमजोर है, इस चीज में आप अच्छे हैं, इसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। वैसे ही एक देश के लिए जनगणना एक रिपोर्ट कार्ड होती है। इस जनगणना में सिर्फ लोगों को काउंट नहीं कर लिया जाता, इसमें बस लोगों की गिनती नहीं कर ली जाती, उससे ज्यादा है। क्या कर लिया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपको अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी। क्या क्या होती है देख लीजिए। इसमें आता है सबसे पहले विकास दर। अब ये विकास दर जो है आपको क्या बताता है? तो विकास दर, जिसको ग्रोथ रेट भी कह दिया जाता है, तो इस विकास दर में आपको कई अलग अलग चीजें निकल कर आती हैं। कैसे विकास किसी जगह का हम काउंट कर रहे होते हैं? तो इसमें आता है जन्म दर, इसमें जन्म दर को हम जोड़ते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ इसमें और क्या जोड़ा जाता है? अगर कोई विस्थापन होकर किसी जगह पर आ रहा है तो उस विस्थापन को जोड़ भी लिया जाता है। या आप मान लिया जाए कोई ए नाम का गांव है, इस ए नाम के गांव में 10 लोग आकर बस गए, तो ये विस्थापित होकर यहां जो बस गए तो यहां का विकास बढ़ गया। वैसे ही अगर हम बात करें तो इसमें माइनस किया जाता है मृत्यु दर को। मतलब विकास दर का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले, ग्रोथ रेट का कोई फॉर्मूला पूछ ले, तो आप उसको बताएंगे कि भाई ग्रोथ रेट का मतलब है बर्थ रेट माइनस फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब मृत्यु दर, और प्लस माइनस माइग्रेशन, जिसको विस्थापन कहा जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाता है। मतलब किसी भी जगह का आप विकास दर देखेंगे तो वहां की जन्म दर को भी देखेंगे, वहां की मृत्यु दर को भी देखेंगे, वहां पर होने वाले विस्थापन को भी देखेंगे, उनकी वजहों को भी देखेंगे। तो एक पैरामीटर जो होता है जनगणना में, रिपोर्ट कार्ड में, ये भी होता है। दूसरा क्या होता है? तो इसमें साक्षरता दर निकाली जाती है। तीसरा क्या होता है? इसमें लिंग अनुपात निकाला जाता है। इसमें आपका जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। इसमें शहरीकरण के बारे में बात होती है। ये सारी चीजें आपकी जब भी जनगणना किसी जगह पे होती है तो ये सारे पैरामीटर्स निकल कर आते हैं। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं जनगणना या सेंसस के बारे में, उसमें हम कोई एक चीज नहीं कि लोगों को गिन लिया उससे काम हो गया, हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे विकास दर है, तो विकास दर किसी जगह पर अगर जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ रही है तो जन्म दर बढ़ने से हमको कहीं ना कहीं संकेत होता है कि यहाँ पर परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जो सरकार की योजना है वो सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। कहीं पर डेथ रेट अगर ज्यादा है, मृत्यु दर ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि भाई आपका क्या हो रहा है, कि भाई इस जगह पर जो हेल्थ फैसिलिटी है, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो सही से नहीं पहुंच पा रही हैं। यहां पर अगर विस्थापन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसकी वजह जानने का अवसर होता है इस रिपोर्ट कार्ड से। या कहीं पर विस्थापन घट रहा है तो लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां शिक्षा सुविधाएं नहीं है, वहां रोजगार की सुविधाएं नहीं है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सरकार इसके आधार पर योजनाएं बनाती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय आपने एक बहुत प्रमुख योजना का नाम सुना होगा कि आपका सर्व शिक्षा अभियान था, स्कूल चले हम नारा वगैरह दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि हम भारत की उस समय साक्षरता दर को बढ़ाना चाहते थे। लिंग अनुपात में आपने कई योजनाएं सुनी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी कई योजनाएं भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में भी चालू की गई, केंद्र स्तर पर भी चालू की गई। तो उसके लिए जो ढांचा था वो इसी ने प्रदान किया। इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व, जैसे भारत का जनसंख्या का घनत्व 382 है, अगर अरुणाचल प्रदेश का हम देखें तो वो आपका 2 डिजिट में चला जाता है। दिल्ली में देखें, मुंबई में देखें तो ये तो काफी ज्यादा हो जाता है भारत के सामान्य अनुपात से। तो इससे हमें समझ आता है कि भाई यहां पर जनसंख्या का जो विस्फोट है वो क्यों हो रहा है। अगर गोवा की बात करें, शहरीकरण काफी ज्यादा है वहां पे। तो ये सारी चीजें भारत सरकार को एक डेटा प्रदान करती है। इसके अलावा एसटी एससी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की भी जनसंख्या को माप किया जाता है और उसके आधार पर सीट एलोकेट किए जाते हैं कि कहीं पर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पर एसटी की कितनी सीट्स होंगी, एससी की कितनी सीट्स होंगी। इसके लिए भी बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब इतना सारा डेटा निकल कर आता है तो उससे बहुत सारे आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड तो होता ही है, और उसके आधार पर जो भारत में अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं, जो विकास हो रहा है, उस चीज को समझने के लिए, और कई योजनाएं जो भारत सरकार इतना पैसा उसमें लगा रही है, वो सही तौर पर जमीनी स्तर पर पहुंच भी पाया है कि नहीं पहुंच पाया है, इसकी भी जानकारी मिलती है।
तो देखा जाए तो भारत में जनगणना के बारे में यहां पर हमने बात करी कि भाई कार्ल मार्क्स को बोला तो जाता है कि भाई क्या है, जनसांख्यिकी या फादर ऑफ डेमोग्राफी के तौर पर इसको जाना जाता है। फादर ऑफ डेमोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? कार्ल मार्क्स के लिए। मैंने आपको बताया कि भारत में बहुत सारी जगहों पे आपको जो जनगणना है उसके साक्ष्य मिलते हैं, चाहे हम ऋग्वेद में देखें, चाहे हम अर्थशास्त्र में देखें कौटिल्य के, चाणक्य के, या फिर हम आईने अकबरी अबुल फजल की बात करें। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा कि मॉडर्न टाइम में, आधुनिक युग में जनसंख्या का जो पूरा विस्तार था या जनसंख्या जो करवाई जाने लगी या जनगणना करवाई जाने लगी वो कब करवाई गई? तो बताया जाता है कि पहले डक्का में हुई थी, 1832 के आसपास हुई थी, लेकिन सही तौर पर भारत में हम जब काउंट करते हैं वो 1872 का वर्ष आ जाता है। और 1872 में आपको यहां पर जो पिक्चर दिख रही है ये मेयो है, इनके समय जनगणना करवाई गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से सही तौर पर नियमित नहीं थी। और इसके बाद 1881 में रिपिन के समय से ये प्रारंभ हो गया, और 1881 के बाद अनवरत ये हर 10 साल हो रही है। तो उसके बाद 1891 में हुई थी तीसरे नंबर की, फिर आपका 1901 में हुई, इसके अलावा देखिए 1911 में हुई। 1911 का वर्ष समझिए कि भाई ये कौन सा वर्ष है? जब अगर हम देखें भारत इस समय कॉलोनी हुआ करता था, तब भी भारत में जनगणना हो रही है, और ये उसी समय से हो रही है जब भारत एक तरीके से गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। तो 1872 में भी हुई, 1881 में भी हुई, 1891 में भी हुई, 1901 में भी हुई, 1911 का वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद 1921, 1931, और देखिए एक वर्ष वापस आ गया 1941। अगर हम 1941 की बात करें, 1939 से 1945 के बीच में, 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के काल में भी जनगणना हुई थी। उसके बाद भारत आजाद हो गया, और भारत के आजाद में भी हमने कई बार जनगणना करवाई, 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में और 2011 में। तो आखिरी जनगणना हमारी 2011 में हुई। तो लगभग 150 साल का इतिहास अगर हम भारत का उठाकर देखते हैं तो इसमें आज तक कभी जनगणना कभी नहीं रुकी थी। और इवन अगर देखा जाए दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था तो भी नहीं रुकी थी। अब आप लोग कहेंगे कि सर 2020 में भारत कोविड से जो संक्रमित हुआ, कोविड की महामारी आई, इसकी कई वेव्स आई, इसके कारण भारत सरकार ने यह स्टेप लिया होगा कि भाई हम अभी जनगणना नहीं कराते हैं, और यही कारण रहा है कि इसके कारण लगातार देरी हो रही है। तो यहां पर भी दो पक्ष निकल कर आते हैं, हम उनकी भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट हम जो तैयारी कर रहे हैं हमें एक तटस्थ रहना भी जरूरी है, न्यूट्रल रहकर भी सोचना जरूरी है कि क्या और किसी देश में ये जनगणना हुई या नहीं हुई, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि भाई कितनी जनगणना हो चुकी है? तो 15 बार हो चुकी है। 16वीं पर बात हो रही है कि भाई 16वीं जनगणना क्यों नहीं हुई। कराता कौन है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपको एक विभाग है जिसको रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर कहा जाता है, ये करवाते हैं। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो सी चंद्रमौली साहब थे, फिर विवेक जोशी साहब आए, और उसके बाद अभी जो वर्तमान में है वो मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं, जो अभी अगर सेंसस होगी तो यही आपका सेंसस कमिश्नर के तौर पर जाने जाएंगे। अब देखिए 16वीं जनगणना में जो आप लोग कहेंगे कि सर भारत तो कोविड फेस कर रहा था, तो कोविड के कारण एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी जनगणना टाली गई। लेकिन अगर हम 2020 के बाद की बात करें तो कई ऐसे देश आपको देखने में मिलेंगे जिसमें यूएसए है, यूके है, चाइना जैसा जो देश है, इन्होंने भी जनगणना कराई है। दूसरा, अगर आप लोग कहते हैं कि सर ये जो कोविड ही एक बहुत बड़ी वजह है, कोविड महामारी एक वजह है, तो भाई कोविड महामारी में आपने सुना कि भाई बिहार का इलेक्शन हुआ था। बिहार के इलेक्शन के अलावा अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुए, आने वाले समय में आम चुनाव भी होने वाले हैं भारत के, 2024 के आम चुनाव। तो अभी जो पूरी समीक्षा की जाती है कि देखिए कभी भी जो जनगणना होती है तो उससे पहले हाउसिंग सेंसस होती है, मतलब घर की पूरी तरह से भारत में कौन कौन से घर हैं उनकी समीक्षा की जाती है। अभी बात तो डिजिटल की हो रही है, लेकिन घरों की जनगणना करने के लिए जो हमारे शिक्षक हैं, पटवारी हैं, ऐसे जो कई गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, ये फील्ड पे उतरेंगे, घरों की गिनती करेंगे, और उसके आधार पर पहले हाउस सेंसस होगी, फिर लोगों की सेंसस होगी। अब ये जो डेटा बताया जा रहा है कि भाई भारत जो है वो कई रिपोर्ट में तो कहा गया कि भारत चाइना से आगे चला गया है, या इस वर्ष के मध्य में ही आते आते भारत चाइना से आगे पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कैसे होगी? उसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए हमें सेंसस चाहिए, हमें जनगणना चाहिए 2021 की, जो अभी हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, कई ऐसे लोग जो होते हैं, इस पर भी हम आएंगे कि भाई ये करवाना पॉसिबल है या नहीं है,
या इसके पीछे और क्या क्या अलग अलग विशेषज्ञों के मत हैं, तो मैं सारी चीजों पर बात करूंगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि भाई 2021 की जो जनगणना है, इसके लिए पूरा का पूरा एक ढांचा बनता है, एक पूरी की पूरी तरह से एक प्लानिंग होती है। तो उस प्लानिंग के आधार पर भी बताया जाता है कि भाई 2021 की जनगणना से पहले हाउस सेंसस होगी। अब इसमें बताया जा रहा है कि भाई आईपैड्स का यूज किया जाएगा, लेकिन आईपैड के यूज में भी यही है कि जो कर्मचारी हैं उनको जमीनी स्तर पर जाना होगा, घरों की गिनती करनी होगी, फिर वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में सारा डेटा निकालना होगा। अब इससे होता क्या है, मान लिया जाए अभी जितनी भी भारत की सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो 2011 के अनुसार चल रही हैं। अब 2011 में अगर किसी लाभार्थी को पीडीएस योजना के तहत अनाज मिलता था, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कहलाता है, जन सार्वजनिक जो एक तंत्र है हमारा, जिसमें आपने राशन की दुकानों पर देखने मिलता है कि लोगों को सस्ता अनाज दिया जाता है। मान लिया जाए कि अभी जो भी डेटा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2021 में अगर कोई ऐसा लाभार्थी है जिसको मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी कई, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आपको मैंने बताया कि भाई एक सेंसस में बहुत सारे डेटा निकल कर आते हैं कि भाई अनुसूचित जाति का डेटा निकल कर आता है, अनुसूचित जनजातियों का डेटा निकल कर आता है। उसके आधार पर भारत सरकार ये घोषित करती है कि भाई ये जो ट्राइब्स हैं, ये एक जनजातियां जो हैं वो बहुत ज्यादा पिछड़ी जनजातियां हैं। पीवीटीजी का जो कॉन्सेप्ट होता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि अत्यंत पिछड़ी जनजाति कहलाती हैं, वो भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। शहरीकरण कहां पर हो रहा है, शहरीकरण की वजह क्या है, जनसंख्या का घनत्व कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। जैसे नागालैंड में आपका पॉपुलेशन जो काउंट था, ग्रोथ रेट था, वो नेगेटिव में चला गया था, मेघालय में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये सारी चीजें सरकार को एक डेटा प्रदान करती है, उसके आधार पर योजनाएं बनाने का एक मुकम्मल एक रास्ता प्रदान करती है। लेकिन अगर अभी भी जनगणना नहीं हुई है तो बहुत सारे तर्क भारत सरकार की तरफ से भी दिए जाते हैं कि भाई कोविड है, लेकिन कोविड में कई विकसित देशों के अंतर्गत जनगणना हो चुकी है। इसके अलावा जनगणना होने के लिए पहले से पूरी तैयारी करनी होती है, कई तरह की चीजों को सीज करना होता है। इसके लिए पूरा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और वो लगभग फरवरी में हर साल हो जाता है। फरवरी से ये चालू हो जाता है। तो ये इस साल का तो फरवरी निकल चुका है। अब अपेक्षा की जा रही है कि अगले वर्ष 2024 में इस पर बात की जाएगी। लेकिन 2024 में मैंने बताया क्या है, आम चुनाव है। इस आम चुनाव में भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य जो होगा वो चुनाव करवाना होगा या जनगणना कराना होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये 2024 में भी होती हुई पूरे ढंग से नहीं दिख रही है। दूसरी एक और चीज जो विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें जाति जनगणना की बात की जा रही है। जाति जनगणना मतलब कास्ट बेस्ड सेंसस की बात की जा रही है कि अभी तक आपको देखने मिलता है कि एसटी एससी की होती है, लेकिन जाति जनगणना जो है ये एक सरकार के लिए बहुत सरदर्द बना हुआ है। बहुत सारे राज्यों की मांग है कि जाति गणगत जो है जनगणना कराई जाए, और भारत सरकार इसमें कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिख रही है कि वो नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ दिखता है। तो ये बहुत सारी वजह हैं, और इन सारी वजहों के कारण जो परेशान हो रही है वो आम जनता हो रही है, जो एक निचला तबका है। क्योंकि भारत के अंतर्गत कई ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ लगभग बताया जाता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उनको काफी नुकसान होता है। जनगणना उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा एक रिलीफ पैकेज की तरफ लेकर आती है। तो ऐसे कई लोग हैं जो वंचित वर्ग है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बाकी सरकारों की योजनाएं अब देखा जाए तो ये आप ऐसे समझिए कि आपने कुछ पढ़ा, उस पढ़ने के बाद आपने टेस्ट दिया, अब उस टेस्ट देने के बाद आपके मार्क्स आए और आपको पता चला कि ये वाला जो पोर्शन था आपका वीक था, तो आप उसके लिए तैयारी करेंगे, और आपने पढ़कर फिर से टेस्ट दिया और आपके मार्क्स बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ, आपको एक रिलीफ मिला कि भाई ये जो चीज मेरे में कमी थी वो धीरे धीरे पूरी हो गई। वैसे ही जनगणना है कि जनगणना में कई सरकारों ने योजनाएं चालू करी। अब ये योजनाएं असल तौर पर आम नागरिक तक पहुंच भी पाई है कि नहीं पहुंच पाई, इसकी कैसे समीक्षा की जाएगी अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है, जो 16वीं जनगणना है। तो ये सारे पक्ष सामने आते हैं। आपका क्या पक्ष है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। इसके अलावा कोई भी तरह की दिक्कत है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक और मौका है। बैच नंबर 6 आ चुका है जो 7 जून से स्टार्ट होने वाला है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस 18,999 है। 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा, और इसमें आपको पूरी तरह से 2 साल के लिए वैलिड तो है ही, साथ साथ ये लाइव कोर्स रहेगा। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलेंगे, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स का भी एक फीचर है जो आपको मिल जाएगा। आप कोड यूज करेंगे मेरा मनीष लाइव, तो आपको ये कोर्स 18,999 का अवेलेबल हो जाएगा। शाम 6 बजे का ये बैच है, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।
और ये सेशन आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।